हेलो फ्रेंड्स। जैसे पिछले अध्याय में मैंने बताया था आपको कि हम अगला अध्याय अक्षांश ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। पिछला अध्याय अपनों ने पढ़ा है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल पृथ्वी कंप्लीट हो गया है। उस आप आपने कभी वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल से समझाया गया है और उसके साथ साथ समझाने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना सिखा दिया है। नोट्स में जो नोट करना है आपको वो भी सारा बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ये ज्योग्राफी का लेसन 2 है। ये ज्योग्राफी का लेसन 2 है, ये है ना। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर है ना। इसको कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी में बताया गया है। अपन इसको कहानी के माध्यम से ही सारी डिटेल समझेंगे, है ना। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है ना। पिछले अध्याय में अपनों ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है ना। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, ये उत्तर और ये दक्षिण, है ना। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, यहाँ पर थोड़ी चपटी है ना। ये जो हिस्सा है इसका थोड़ा चपटा है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ मध्य में ये उभरी हुई है, बिल्कुल, है ना। मध्य में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है ना। ये बता रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हो कैसी दिखती है ना पृथ्वी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये जो ग्लोब है इसको ध्यान से देखिए आप, है ना। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब पृथ्वी का एक छोटा रूप है ना। लघु यानी कि छोटा, ये जो लघु है यानी कि छोटा, स्मॉल, छोटा रूप, है ना। छोटा रूप को मतलब इसको पूरी पृथ्वी को अपन ग्लोब में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ग्लोब देख रहे हो आप, है ना। इसका एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रतिरूप है ना। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, जैसे इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना। ग्लोब का कोई आकार नहीं है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। जैसे कहीं और अपन आज जैसे कि जहाँ एक स्थायी रूप में बैठे हैं तो वहाँ एक बड़ा ग्लोब अपन लेके बैठ सकते हैं। अपने को इस जगह से कहीं और जाना है, अभी शिफ्ट होना है या चलते चलते काम करना है, तो अपन एक छोटा ग्लोब बिल्कुल जिसमें गुब्बारे के समान है, हवा भर सकते हैं, है ना, ऐसा ग्लोब अपन ले जा सकते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है ना। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कुछ रेखाएं तथा कुछ बिंदुओं एवं कुछ रेखाओं के संदर्भ में इसकी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई
ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है ना। जैसे मान लो कि ये ग्लोब है ना, तो यहाँ पर एक सुई, ये जो है ये सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये जो है क्या है, अक्ष है ना, अक्ष, इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ये उत्तर ध्रुव नॉर्थ और ये साउथ है ना, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व, जाहिर है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये ऐसे घूमेगी है ना, इसको ऐसे घुमाया जा सकता है ना, मतलब ऐसे है ना, घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। लेकिन ये जो काल्पनिक रेखा है, जो अपनों ने माना है सुई, ये पृथ्वी के अंदर नहीं रहती, पृथ्वी सिर्फ गोल ही है ना, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है ना। जैसे ये ग्लोब है, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये काल्पनिक रेखा है ना, दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत व्रत, इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये ये ग्लोब बनाया, यहाँ पर एक रेखा खींची, ये रेखा खींची, इसे विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत व्रत है ना, विषुवत व्रत कहते हैं, विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये जो है इसको उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये जो हिस्सा है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। 1/2 हो गया मतलब भाग, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब 1/2 आधे आधे भाग। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है, ये काल्पनिक व्रत बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इस विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो सारी रेखाएं खींचते हैं है ना, ये इनको बोलते हैं अक्षांशी रेखा, अक्षांश है ना। ये जो है आड़ी रेखा, ये जो आप देख रहे हो इसमें, ये जो आड़ी रेखा है ये है ना, ये विषुवत व्रत है, और ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश है, अक्षांश है ना। समानांतर रेखाएं कहा जाता है, इसको समानांतर भी कहते हैं, मतलब एक समान रेखा है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, इन अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री है ना, 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश है ना, ये और ये 90 डिग्री है ना।
इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, यहाँ का जो ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है ना, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है, ये इसको भी 90 और इसको भी 90 अंश बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये जो यहाँ से इस साइड की रेखा है इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और यहाँ से जो इधर की है, यहाँ से जो नीचे है, इनको दक्षिणी अक्षांश। समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये दक्षिणी अक्षांश क्या है? दक्षिणी अक्षांश है ना, कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये उत्तर और ये दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण जरूरी लिखना है, लिखा जाता है ना। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है ना, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये जो है ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर, ये 90 डिग्री उत्तर है तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, है ना, और भी रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है, तो यहाँ पर है विषुवत वृत्त। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यहाँ पर आ गई कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है ना। तो ये है 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तर। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये जो है, ये जो रेखा है ये मकर रेखा है, ये विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण है ना। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव, ये जो ध्रुव है ये 66.5 दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव
ये भी 66.5 डिग्री। पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना, पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आप नोट से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है ना, नोट से बनाओगे आप लिख सकते हो कि हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महाद्वीपों तथा महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है, को उनके आकार में दिखाया जाता है ना। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष कहा जाता है, कहा जाता है। सॉरी, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, अब देख लेना अपने हिसाब से, इसको बना के उसमें बना लेना, नोट डाउन कर लेना, है ना। वो समझाने के लिए बनाया था मैंने। ग्लोब पर
ग्लोब पर वे दो बिंदु वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, जिनसे होकर सुई गुजरती है, सुई गुजरती है, सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है ना। अब काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है ना। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये नोट कर लेना आप, है ना। सारा यहाँ जगह नहीं है, लिख नहीं पाएंगे सारा, है ना। जैसे शॉर्टकट में लिखेंगे अपन के विषुवत वृत्त, है ना, विषुवत वृत्त लिख सकते हैं अपन के वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना। ये तो अपनों ने देख लिया। अब अक्षांश भी देख लिया, है ना। ये अक्षांश भी देख लिया अपनों ने, है ना, कि समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा है ना। विषुववृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त, है ना। अब ये यहाँ से देख सकते हो आप, विषुवत वृत्त देख, है ना, ये वाला पोर्शन अब देख सकते हो, है ना। अब देखेंगे अपन पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तब यहाँ जो है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, मतलब यहाँ पर क्या है, विषुवत वृत्त है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा ना। ये तो दोनों ध्रुव हो गए, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, है ना। तो बीच के मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश, ये जितने भी अक्षांश हैं, जितनी भी लाइन है ना, सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर, सिर के ठीक ऊपर होता है ना, इनके ठीक ऊपर होता है। इसलिए हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो है, इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा
उष्मा रहती है, मतलब गर्मी रहती है ना, अधिक उष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो इसमें नोट डाउन भी कर सकते हो आप, जगह नहीं है, मैं बताता आपको कि लिख लो उष्णकटिबंध, है ना, पृथ्वी के ताप कटिबंध में लिख लो उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कर्क व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सर्वाधिक उष्मा की प्राप्ति, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हो। अब फिर दूसरा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब पहले यहाँ होता था इनके सिर के ऊपर, अब यहाँ नहीं होता है ना, सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जैसे ये सूर्य है तो ये सीधा पड़ता था पहले, अब यहाँ पे तिरछी किरणें है ना, ध्रुवों की ओर तिरछी किरणें तिरछी होती है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव, कर्क रेखा ये है और ये उत्तर ध्रुव है, ये वाला जो हिस्सा है ना, उत्तर ध्रुव के दोनों के बीच में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव, ये मकर रेखा ये है ना, और ये दक्षिण ध्रुव है। इन दोनों के बीच गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है? मध्यम। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है ना। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन कर लेना, नहीं तो ऐसे नहीं लिखो तो डायरेक्ट लिख लेना। शीतोष्ण कटिबंध है ना, शीतोष्ण कटिबंध। फिर लिख लिया अपनों ने उत्तरी गोलार्ध, है ना, इधर लिख लिया दक्षिणी गोलार्ध, है ना। फिर उत्तरी गोलार्ध में लिख लिया अपनों ने कर्क रेखा से ऊपरी कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत, कर्क रेखा है ना 23.5 डिग्री, और उत्तरी ध्रुव है ना, इसको लिख सकते हैं अपन। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ में 66.5 डिग्री है ना, ये भी नॉर्थ में है ना, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब दक्षिण ध्रुव, तो ये मकर रेखा, मकर रेखा है ना, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत मकर रेखा 23.5 डिग्री है ना, साढ़े 23 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री, ये साउथ में
है ना, दक्षिण दक्षिण में। अब इन दोनों के बीच की जो रहती इन दोनों के बीच की जो है ना, यहाँ पे तापमान मध्यम रहता है दोनों में। इसको ऐसे लिख देते हैं, टेम्परेचर मीडियम, है ना, तापमान मध्यम। तो ऐसे आप बना सकते हो इसको, है ना। अब फिर आएगा शीत कटिबंध, फिर आएगा शीत कटिबंध, है ना। तो इसको भी वैसा के वैसा सेम बना सकते हैं अपन। इसमें भी लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। कैसे, ये बनाया, ये विषुवत व्रत है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है ना, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, ये जो है ये साउथ है, दक्षिण का ये ध्रुव है ना दोनों। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है इसके बीच का, है ना, ये भी इसके बीच का। व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में, इनके जो क्षेत्र बीच के, इनमें ठंड बहुत होती है। क्या होती है, ठंड अधिक होती है ना, ज़्यादा होती है। लिख सकते हो अपन, जैसा ये बनाया ऐसे कैसे, जैसे टेम्परेचर मध्यम है, मीडियम है, तो यहाँ पर अपन ठंड अधिक लिख सकते हैं, है ना। फिर देशांतर क्या है, देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री, है ना, दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, है ना। अक्षांश देशांतर आपने देखा है, अक्षांश तो आपने देख लिया कि यहाँ से जो ये लाइनें खींचेंगी ये अक्षांश है, ये लाइनें अक्षांश है, और ये जो सीधी लाइन है ये देशांतर है। क्या है, देशांतर है। अब ये बता रहा है कि संदर्भ से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है ना। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखाएं कहते हैं, है ना, यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है, यहाँ पर जहाँ मिलती है ये शून्य हो जाती है ना। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। मतलब सभी यामोत्तरों की लंबाई ये जो है सबकी लंबाई समान होती है ना। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है,
से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर ये यामोत्तर रेखा है, ये जो है यामोत्तर रेखा। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ दे रखा पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती करते हैं। यहाँ से ये अलग और ये अलग, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, है ना। गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये जो है ये मेन है, लाइन जो खींच रखी ये मेन है, तो इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, ये है ना। तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। मतलब ऐसे 180 डिग्री तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। मतलब ये जो है इसको ये कर देंगे तो आधा आधा भाग ही हो जाएगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, है ना। ये ईस्ट, ये वेस्ट। पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के अक्षर पूर्व, ये पूर्व और ये पश्चिम, है ना। पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है ना। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये जो ग्रिड है ना, ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मतलब ये उत्तरी और ये पूर्वी, है ना। तो जैसे 26 डिग्री तो अपन मान सकते हैं कि ये 26 डिग्री, 90 डिग्री तो इधर साइड में मान सकते हैं अपन के 90 डिग्री, है ना। ये जो तो देशांतर से पता चल जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। जैसे इधर से भी काट रही है, इधर से भी काट रही है ना, दोनों जैसे ये काट रही है ऐसे। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ळ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। इसको आगे देखेंगे अपन अभी। ये देखो ना, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है ना। वृत्त
अ और ख, ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये पूर्वी है ना, देशांतर पर स्थित अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे ये है ध 4 डिग्री, 4 डिग्री है ना, ध ख 4 डिग्री पश्चिम में है ना। देशांतर और समय, फिर देशांतर और समय को देखते हैं अपन कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, है ना। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व है ना, ऐसे चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के मध्य, ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे, ये मान लो ये ग्रीनिच है ना। स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे, इधर का आगे चलेगा, है ना, आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे चलेगा। जैसे ये है इधर, तो इनका समय पीछे चलेगा, यहाँ 5 तो यहाँ 6, क्योंकि आगे इधर है, पीछे इधर है ना। अतः वे आगे होगा, तो जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है ना, निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है ना। 4 डिग्री में जैसे मानते हैं अपन 360 डिग्री घूर्णन घूमती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है, तो घूर्णन बोल सकते हैं इसको, है ना। 1 घंटे में है ना, अर्थात 1 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटे में घूर्णन 360 डिग्री बटा 1 घंटे में, है नहीं, है ना, बता रखा है इसने 24 घंटे में, 1 घंटे में घूर्णन 360 डिग्री। अब 24 घंटे में इसको काट दो, तो यहाँ आएगा 15 डिग्री, है ना, या 4 मिनट, है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड, कितने 60 मिनट, इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना,
तो 15 चौक 60, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, अर्थात अपन मान सकते हैं कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे, 1 घंटा आगे तथा पश्चिम में 1 घंटा पीछे। एक घंटा पीछे होगा, है ना, ये मान सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने निकाल के देखा है अभी। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में तो ये देख सकते हो आप ग्रीनविच ये इधर आ गया पश्चिम, ये इधर आ गया पूर्वी, तो इधर में माइनस, इधर में प्लस, है ना, ये 0 डिग्री, इतना ध्यान रखना, है ना। पंद्रह डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणित 4 बराबर 60 मिनट, 1 घंटा, है ना। अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे किधर चलता है, पूर्व में आगे चलेगा, है ना, 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, ये इधर का, है ना, इधर का पीछे होगा 1 घंटा पीछे, तो यहाँ पे 1 बज रही है तो यहाँ पे 12 बजेगी, घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, है ना, सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। उच्चतम बिंदु पर होता है, सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होंगे, यहाँ होगा तो दिन के 12, है ना, दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है ना। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर, है ना। ये यहाँ पे बता रखा है स्पष्ट, यहाँ पे स्पष्ट बता रखा है 82.85 डिग्री पूर्व और ये 82.85 डिग्री पश्चिम में, इधर पश्चिम में इधर पूर्व में चलेगा, है ना। ये मानक यामोत्तर रेखा है ग्रीनविच का। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.85 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय
समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है ना। आई होप आपको इस क्लास को करके अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ इनोवेट करना हो तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके, है ना। और इसमें और भी कुछ इंक्रीमेंट करना हो तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर कुछ कम है तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या ऐड करना है। मैं इसके साथ में आपको नोट्स भी बनवा रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स नोट करवा रहा हूँ, है ना। सब मैंने आपको नोट करवाया है, आप अच्छे से उसको नोट कर सकते हो, है ना। तो आई होप मुझे खुशी होगी कि आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके हो सकता है किसी फ्रेंड की मदद हो जाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कोई चार्ज नहीं है ना। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, विनती करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।